वेलकम बैक गाइस। तो हम यहाँ पर अपनी इक्विलिब्रियम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। इससे पहले साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो कि एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है हमने कवर किया है, जाकर उसको जरूर देखिएगा इफ यू वांट टू मेक आयनिक इक्विलिब्रियम वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हमने वहां सीखे हैं वो यहीं पर हम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन रिपीटेडली देखेंगे। ऑलराइट, नाउ शुरू का पार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत बेसिक होता है। वहां पर हम एसिड और बेसिस की थ्योरीज पढ़ते हैं। तीन थ्योरीज होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आर्हेनियस थ्योरी, लॉरी-ब्रॉन्सन थ्योरी या फिर लुईस थ्योरी। ठीक है, एक एक करके हम इन तीन थ्योरीज को देखेंगे। नाउ आर्हेनियस थ्योरी क्या कहता है दैट एसिड क्या चीज होती है? एसिड वो चीज होती है जो कि पानी में, ठीक है, स्पेसिफिकली पानी में H प्लस आयन देती है, राइट। जैसे कि HCl हो गया, HCl को पानी में डालेंगे तो H प्लस मिलता है और Cl माइनस आयन भी मिलता है सबको। H2SO4 को अगर पानी में डालेंगे तो वहां पे हमको क्या मिलता है? दो H प्लस आयन मिलते हैं और एक सल्फेट आयन मिलता है। नाउ इस टाइप के एसिड्स जो कि दो H प्लस या तीन H प्लस रिलीज करते हैं, उनके डिसोसिएशन को हम मल्टी स्टेप्स में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि पहले H2SO4 अगर एक H प्लस रिलीज करेगा तो वहां पर साथ में HSO4 माइनस बनेगा, राइट, बिकॉज वन H प्लस इज लॉस्ट। फिर HSO4 माइनस अपना हाइड्रोजन लूज करेगा, H प्लस लूज करेगा और साथ में सल्फेट आयन बना देगा। वैसे ही H3PO4 के पास तीन आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए वो तीन स्टेप्स में उसका डिसोसिएशन दिखा सकते हैं, राइट। कैसे दिखाएंगे? नाउ व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एंड व्हाट यू नीड टू नो, जो आपको स्किल सेट यहाँ पे डेवलप करना है कि जब हम डिसोसिएशन दिखा रहे हैं तो स्टार्ट में जो स्पीशीज बनती जा रही है उसके ऊपर चार्ज किस तरीके से आएगा, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर H3PO4 लेता हूँ, H3PO4 का डिसोसिएशन किया तो एक H प्लस बाहर निकाला, बचेगा क्या? यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, तो हम बोला हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, PO4 आ गया, फॉस्फेट आयन जो रहेगा। अब क्योंकि एक प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज आएगा फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। सिमिलरली अगर मैं HPO4 माइनस से डिसोसिएशन दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर H2PO4 आएगा। यहाँ पे H2PO4 से अगर हम डिसोसिएशन दिखा रहे हैं तो यहाँ पर H प्लस आया, बचा क्या हमारे पास? HPO4। और क्योंकि यहाँ पर -1 चार्ज है, यानी कि प्रोडक्ट साइड पर भी नेट चार्ज -1 होना चाहिए, इधर आ जाएगा 2 माइनस चार्ज, राइट। आप इसको अलग तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज उसमें से निकल रहा है तो यहाँ पर दूसरी साइड पर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है। नाउ होता क्या है दैट H प्लस इज नॉट, H प्लस जो है इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन सॉल्यूशन। H प्लस इफेक्टिवली क्या है? हाइड्रोजन एटम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसका न्यूक्लियस बच गया। नाउ दैट इज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी, तो वो अकेले नहीं रह पाएगा, उसको कोई ना कोई चीज चाहिए जो उसको स्टेबलाइज कर सकेगी। तो H प्लस H2O के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना देता है, जो उसका सबसे कॉमन फॉर्म होता है और मे बी आपने पहले भी इसको देखा होगा। वो दो H2O मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके एक स्पीशीज बना देगा H5O2 प्लस, या फिर तीन के साथ कंबाइन कर सकता है, राइट। नाउ जितने ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर रहा है उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी उसकी। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म उसका होता है H3O प्लस, यानी कि जब हम एसिड का डिसोसिएशन दिखा रहे हैं किसी भी आर्गेनियस एसिड का, उसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। वन वे सिंपली टू शो द डिसोसिएशन, जो हमने ऊपर अभी देखा कि H प्लस बाहर आया और Cl माइनस आ गया, और हमने यहाँ पे एरो पे लिख दिया कि पानी में सॉल्यूशन है, पानी में डाला है। यहाँ पर हम बोला कि नहीं, एक तरीके से HCl H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है और H3O प्लस बना रहा है और साथ में Cl माइनस आया। बोथ रिएक्शंस आर इक्विवेलेंट, उनका इंटरप्रिटेशन सेम तरीके से होता है। जो नीचे वाली रिएक्शन होती है, जैसे हमने लिखा है, दैट इज अ प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन, बट अगर आप ऊपर वाले रिएक्शन को भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज दैट a very interesting point, H3PO3 is not an areneous acid. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, राइट। तो ये अरेनियस एसिड क्यों नहीं है? ठीक है, हमने बोला अरेनियस एसिड वो है जो कि पानी में H प्लस देता है। अब थिंग इज H3PO3 पानी में अपना हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। अगर हम इसको लिखेंगे H प्लस प्लस H2BO2 माइनस BO3 माइनस, ये गलत होता है। इवन दो इट हैज एन OH in it, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? BOH OH एंड OH, राइट। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एसिडिक नेचर होगा इस हाइड्रोजन का, लेकिन पानी में ये हाइड्रोजन बाहर रिलीज नहीं होता है, ठीक है। सो इंस्टेड क्या हो रहा है, ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है,
ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक स्पीशीज बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं H3BO3 और H2O है, इसने क्या बनाया BOH होल 4 प्लस H प्लस। अब क्वेश्चन ये है कि हमको कैसे पता यही चीज चल रही है, ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। इसका रिएक्शन समझते हैं, फिर इसका प्रूफ समझेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बोरॉन के पास यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और बोरॉन का इस स्ट्रक्चर में H3BO3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सो व्हाट इट डज, इट टेक्स ऑक्सीजन का लोन पेयर फ्रॉम हियर, एक नया बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर आएगा तो एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए H प्लस और OH माइनस में, समझने के लिए है ये, ठीक है। तो ये OH माइनस क्या करेगा, बोरॉन के साथ जाके जुड़ जाएगा और हमको मिलेगा BOH OH OH और OH। बोरॉन के 4 बॉन्ड्स बन गए, अब ऑक्टेट पूरा हो गया, नेगेटिव चार्ज, और बच क्या जो यहाँ पे H प्लस था वो बच जाएगा और आपके पास यहाँ पर H प्लस आ गया। So what do we get? We get BOH whole 4 minus and H plus from water, right? तो H plus पानी से आया है। अब प्रूफ क्या है इसका कि how do we know that यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो पानी से आ रहा है। तो हमने क्या किया, या जिन लोगों ने इस चीज को फिगर आउट किया उन्होंने कैसे फिगर आउट किया, उन्होंने ड्यूटीरिएटेड वाटर यूज किया। What did they use? They used ड्यूटीरिएटेड वाटर, राइट। ड्यूटीरिएटेड वाटर मतलब हम H2O की जगह पर अब D2O को यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे H2O की जगह भी D2O को यूज कर रहे हैं। तो इस बार हमें सॉल्यूशन में D प्लस मिलना चाहिए और वही मिलता भी है। अगर हाइड्रोजन आ रहा होता है H3BO3 का सॉल्यूशन में तो हमें H प्लस मिलता, D प्लस नहीं मिलता। बट बिकॉज वी आर गेटिंग D प्लस ओवर हियर, इट मींस दैट जो मैंने अभी आपको दिखाया पूरा प्रोसेस कि ऑक्सीजन यहाँ पर इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको हम तोड़ सकते हैं OD माइनस और D प्लस। तो OD माइनस तो जाकर जुड़ गया H3BO3 के साथ और D प्लस आपके पास सॉल्यूशन में आ गया, राइट। So this is your experimental proof that why H3BO3 is not an arginous acid, because it is not giving its own H plus, it is combining with water and पानी का जो हाइड्रोजन या इस केस में ड्यूटेरियम है वो आकर सॉल्यूशन में बना है, ठीक है। Now we move on to the next part which is basicity of an acid, ठीक है। बेसिसिटी क्या डिफाइंड है यहाँ पर, नंबर ऑफ एक्सप्रेस आयंस दैट एन एसिड कैन रिलीज इन एक्वस मीडियम। जैसे कि HCl है, HCl एक एसिड H+ रिलीज करता है तो उसका बेसिसिटी 1, H2SO4 2 रिलीज कर सकता है तो उसका बेसिसिटी 2, H3PO4 3 कर सकता है तो 3। नाउ यहाँ पर जो हमारे पास ये जो स्पेसिफिक केसेस है, स्पेशली H3PO4 और ये 3 केसेस, ये आपको याद होने चाहिए। और याद इसलिए क्योंकि इनके स्ट्रक्चर से एक तो पता चल जाता है, हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ी देर में, राइट, और वहां से भी समझेंगे कि इनका बेसिसिटी ये पर्टिकुलर वैल्यू क्यों आ रही है, राइट। एंड these are important from structure point of view also, because in other places also you will see these molecules. H3PO4 3 ionizable हाइड्रोजन, बेसिसिटी 3। H3PO3 में बेसिसिटी 2 होती है, ठीक है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ही है H3PO4 की तरह, लेकिन बेसिसिटी कम है। H3PO2 में भी 3 हाइड्रोजन है लेकिन बेसिसिटी केवल 1 है। और H3BO3 का बेसिसिटी 1 क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर देखा दैट 1 H3BO3 मॉलिक्यूल रिलीजेस ओनली 1 H+ या पानी के साथ कंबाइन करके केवल एक H+ वहां पे बन रहा है, तो बेसिसिटी उसकी 1 है। सो डोंट मिस्टेक बेसिसिटी टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयनाइजेबल या नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 आ गया, बट यहाँ 3 है लेकिन इसका बेसिसिटी 3 नहीं है, तो उसको रटना नहीं है, उसको हमें याद उसको हमको समझ के करना है कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। Now based on this we can also define acids to be arrhenous acids as monoprotic, diprotic, triprotic, polyprotic etc. यानी कि आपका बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक डेफिनेशन यहाँ पर बना दी कि अगर उसका बेसिसिटी 3 है तो हम उसको ट्राइप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं, अगर बेसिसिटी 2 है या 2 से ज्यादा है तो उसको पॉलीप्रोटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो arrhenous acid इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल arrhenous acid I can call it as HA, यानी कि एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, मोनोप्रोटिक हो गया। H2A अज्यूमिंग कि यहाँ पर 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है तो ये डाइप्रोटिक हो गया। H3A ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया। अब फॉर एग्जांपल सपोज किसी ने हमसे बोला कि हमारे पास ये पर्टिकुलर एसिड है,
ठीक है। नाउ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसका एसिडिक होता है, दिस इज नॉन एसिडिक, दिस इज नॉन एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज नॉन एसिडिक, राइट। बट जो दूसरे दो हाइड्रोजन हैं, ये वाले हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज अ डाइक्रोटिक एसिड, और बार बार एक बड़ा स्ट्रक्चर लिखने की जगह पर आई कैन सिंपली राइट इट एज represented as H2A, यानी कि बाकी का इन हाइड्रोजन्स को हमने H2 लिख दिया और बाकी का जो मॉलिक्यूल है उसको A लिख दिया, so it becomes a very simple notation to represent bigger molecules when we are only interested in their acid base properties, right? Now how do we show that dissociation? जो मोनोप्रोटिक एसिड है उसका तो बहुत इजी है, अगर वो पूरा डिसोसिएट होता है तो सिंगल फॉरवर्ड एरो H+ और A- देगा, अगर वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा और यहाँ पर H+ एंड A- बनेगा। अगर मैं डाइप्रोटिक एसिड लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग H2A ओवर हियर, तो पूरा डिसोसिएट कर रहा है अगर, तो हम वहां पे सिंगल स्टेप में 2H+ का फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। बट अगर वो वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन सिंगल स्टेप में नहीं होता, उसका डिसोसिएशन मल्टीपल स्टेप्स में होता है। वो पहले एक H+ रिलीज करेगा और अपना आयन बनाएगा Ha-, फिर Ha- फर्दर डिसोसिएट करेगा, H+ देगा और A2- बनाएगा, राइट। सेम तरीके से H3A will give 3 different steps में हाइड्रोजन्स if it is a weak acid, राइट। और हर एक स्टेप में एक डिफरेंट अनायनिक स्पीशीज बन रहा है। ये आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए कैसे हम यहाँ पर ये स्पीशीज को लिखते हैं कि H2A- बनेगा या Ha2- बनेगा, राइट। सो फॉर दैट यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस दिस वन, ऑलराइट। अगर पूरा डिसोसिएट कर रहा है तो हम इसको 3H+ डायरेक्टली एक सिंगल स्टेप में दिखा सकते हैं, इट इज अ स्ट्रांग एसिड, राइट। नाउ कमिंग टू H3PO3 एंड H3PO2, तो हम लोग जैसे ऊपर देख रहे थे कि दोनों के पास 3 हाइड्रोजन, लेकिन वो केवल 2 और 1 हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली रिलीज करते हैं, यानी बेसिसिटी 2 और 1 है यहाँ पर। वो क्यों है वो हमें स्ट्रक्चर से समझ में आता है। H3PO3 में हमारे पास एक हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्टेड है और 2 OH यूनिट है। जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं यहाँ पर, जो फास्फोरस से कनेक्टेड है वो नॉन एसिडिक है, बिकॉज़ बॉन्ड उनका पोलर है नहीं। OH bond is highly polar and that is why the hydrogen attached to oxygen becomes acidic. H3PO2 में ये जो दो हाइड्रोजन है ये नॉन एसिडिक होते हैं, राइट, बिकॉज़ दे आर अटैच्ड टू फास्फोरस। केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन है। So even though they have 3 hydrogens each, just like H3PO4, the basicity is not the same as H3PO4, right? Now what is the base? बेस होता है कोई स्पीशीज जो पानी में डिसोसिएट करके OH- देता है, जैसे NaOH हो गया, हमें Na+ और OH- मिला। BaOH होल ट्वाइस तो हमको 2 OH- दे रहा है, राइट। जैसे हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड डिफाइन किया वैसे ही हम यहाँ पर एसिडिटी ऑफ बेसिस डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द नंबर ऑफ OH- दैट इज रिलीज्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो NaOH का एसिडिटी कितना 1, क्योंकि वो 1 OH- देगा। BaOH होल ट्वाइस का 2, क्योंकि वो 2 OH- देगा। NH4OH का 1, क्योंकि वो 1 OH- दे रहा है, राइट। नाउ अ जनरल आरएनएस बेस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर उसको लिखेंगे BOH की तरह, या फिर BOH होल ट्वाइस या BOH होल ट्वाइस, डिपेंडिंग ऑन उसका एसिडिटी, राइट। और डिसोसिएशन को हम या तो सिंगल स्टेप में दिखा सकते हैं या मल्टीपल स्टेप में दिखा सकते हैं, सिमिलर टू द वे वी शोड फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड्स, राइट। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं मोनो एसिडिक बेस के लिए, तो क्या है यहाँ पर B+, क्योंकि OH- बनेगा तो दूसरी साइड पर कटायन बनेगा B+। BOH होल ट्वाइस अगर हम लेंगे तो उसका डिसोसिएशन कैसे दिखाएंगे, हमको यहाँ पर पहले OH- बाहर निकाल दिया और बाकी क्या बचेगा B और एक और OH बचेगा, और चार्ज बैलेंस के लिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब ये BOH वापस डिसोसिएट करेगा और अपना एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, यानी कि OH- आया, तो बचेगा क्या केवल बोरॉन और उसके बाद +2 चार्ज फॉर चार्ज बैलेंस। Now an interesting point यहाँ पर क्या आता है that ammonia is not an Arrhenius base even though it forms OH-. Remember it does not give, it forms OH- in aqueous solution. Reason क्या है कि again यहाँ पर जो OH- आ रहा है वो पानी का आ रहा है, अमोनिया के पास खुद के पास OH- नहीं है, right? So nitrogen takes up one hydrogen from water and releases the OH-. ठीक है। So NH3 is not an Arrhenius base. However, now this is where the technicality comes in.
ठीक है, ये बस एक टेक्निकल डेफिनेशन बेस्ड चीज है कि अमोनिया जब पानी में होता है तो हम उसको NH4OH भी लेते हैं, राइट। अब NH4OH लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपना OH माइनस दे रहा है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम आर्सेनियस बेस बोल सकते हैं, लेकिन अमोनिया को आर्सेनियस बेस नहीं बोल सकते, ठीक है। Now this was the first theory that was made in acid base amongst acid base theories. Like it worked well, but there were certain drawbacks of it. क्या था पहला ड्रॉबैक कि जो एसिड और बेस का डेफिनेशन है वो केवल एक्वस सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर डिफाइंड है। किसी और सॉल्वेंट में सपोज मैंने HCl को अमोनिया में ऐड कर दिया तो वहां पर भी एक एसिड बेस रिएक्शन होती है जैसा हम आज समझते हैं, but based on Arrhenius theory we cannot understand that because there is no H plus being released in water. वहां पर solvent is जो है वो पानी ही होना चाहिए Arrhenius theory के अकॉर्डिंग, राइट। It doesn't explain acidic basic behavior of substances that do not have their H plus or OH minus. जैसे अभी हमने अमोनिया के बारे में देखा, अमोनिया के पास OH minus नहीं है लेकिन वो OH minus solution basic बनाता है। Same with Na2CO3, there is no OH minus but it still gives the basic solution. AlCl3 is also can also act as an acid, right? So these were the drawbacks for Arrhenius theory, right? अब नेक्स्ट वीडियो में we will move on to Lorry-Bronsted theory, ठीक है। अगर आपको जो जिस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आया है आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम Lorry-Bronsted theory को कवर करेंगे।